नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। सीपीआरआई टेक्नीशियन के एग्जाम होने हैं, इसी के लिए नॉन टेक की क्लासेज चला रहे हैं। इसके लिए आपको मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां आपको आज तक की सारी क्लासेज मिल जाएगी। सीपीआरआई के पुराने पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें 3-4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। 10 या 15 क्वेश्चन ही एक पार्ट में अपलोड हो पाते हैं। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आए थे, इनकी से आसानी से हल नहीं कर सकते, इस पर काफ़ी टाइम लगता है और समझाने में ऊपर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इतनी क्लास आप देखते हैं, 15-20 मिनट की क्लास होती है, वही आप ध्यान से देख ले तो अच्छी बात है। सीपीआरआई के जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ के क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, जाकर प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पार्ट नंबर 4 की। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम के लिए नॉन टेक पार्ट मिलता है, आईटीआई बेस्ड एग्जाम के लिए। साथ ही आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट को जरूर देखिए। 40 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करते हैं। तो सीपीआरआई टेक्नीशियन की हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है, आप ले सकते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं, अभी भी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, प्रिपरेशन कर लीजिए। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। हिंदी में समझाऊंगा। इसमें कहना चाह रहा है, आपको ये सेंटेंस दे रखा है ना, इसमें 1-2 कमी है, 1-2 ग्रामेटिकल एरर है, यानी कि गलती है, आपको उसे सुधारना है। यदि आप चाहते हैं या फिर आपको पता चलता है कि इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, तब आपको ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करना है। यदि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल यू हैव सीन ऑन द स्ट्रीट इन लोकल ट्रेन्स एंड स्लम्स। तो ये कह रहा है कि आपको ट्राई करना है, रिकॉल द पुअर पीपल, उन गरीब सदस्यों को या आदमी को रिकॉल करना है जिन्हें तुमने देखा है गलियों में, लोकल ट्रेन में, यानी कि लोकल ट्रेनों में, तो उनको आपको रिकॉल करना है। ये हिंदी मीनिंग है। अब आपको ध्यान रखना है, गलतियां हमेशा टेंस में दी जाती है। ग्रामेटिकल एरर जहां भी होगी वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में होगी। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एचवी बोलते हैं उसमें, एक होती है एमवी यानी कि मेन वर्ब में। यहाँ आपकी ग्रामेटिकल एरर देते हैं। आपको देखना है कि क्या इसमें गलती दे रखी है, तो आप कहेंगे जस्ट ट्राई, एकदम सही दे रखा है, जस्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एकदम सही दे रखा है। आगे आपके दे रखा है एंड रिकॉल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म एकदम सही दे रखा है। द पुअर पीपल, यानी कि ये आपके एक प्रकार का पीपल जो वर्ड होता है, ये होता है आपकी प्लूरल, और प्लूरल में हेव आता है। हेव के साथ सीन, यानी कि कौन सी फॉर्म आई है, यानी आप कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेव और हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एक ही बात है, प्रेजेंट टेंस एक साथ दे सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ दे सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट नहीं हो सकता, पास्ट और फ्यूचर एक साथ नहीं हो सकता एक सेंटेंस में। यानी कि यहाँ तक आपके एकदम सही है, स्ट्रेट। ये देखिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें, हेड सा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस आया है और हेड आपका कौन सा, पास्ट टेंस है। प्रेजेंट और पास्ट साथ में नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ। हेव सिंग तब आता है जब किसी सेंटेंस में सिंस या फोर लगा होता है, तब आपकी हेव और सीन आता है, यानी कि हेव के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। और आगे आपकी इसमें हेव बीन सी ऑन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हेव बीन के साथ तब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती हेव के साथ। तो ये आपके गलत ऑप्शन है। नो इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि सेंटेंस एकदम सही दे रखा है, आपको कोई भी कमी नहीं दिख रही, कोई भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह में कुछ कथन उनका अनुसरण करते हैं। तो ये निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आप अच्छे से डीपली यूट्यूब पर समझिए, बुक में पढ़िए। इनके क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, इनके आंसर कोई फिक्स तो नहीं है। रीजनिंग में एक ये क्वेश्चन टफ लेवल का आता है, जो हर किसी के वश की बात नहीं है। इसमें कहा है कुछ बैग जिप्स है, यानी कि कोई बैग है, बहुत सारे बैग हैं जो जिप्स है, यानी कि चेन है। सभी जिप्स हिप्स है, यानी कि कुछ बैग है वो जिप है, लेकिन सारे जो जिप है ना वो हिप है, यानी कि एक तरीके से कुछ बैग हिप्स भी हो सकते हैं ना। और आगे लिखा है कुछ हिप्स क्लिप्स है, यानी कि कुछ इनके हिप्स है ना वो क्लिप्स है। तो आगे निष्कर्ष दो रखें, कुछ क्लिप्स बैग हुए और कुछ हिप्स बैग हुए।
तो ये आप कह सकते हैं कुछ हिप्स बेग नहीं हो सकते, कुछ बेग हिप्स हो सकते हैं। पहला तो इस प्रकार से गलत हो गया, तो दूसरा इस प्रकार से गलत हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके हैं वही निष्कर्ष सही रह रहा है आपकी, यानी कि पहला तो गलत हो गया और दूसरा आपकी यही है सही हो रहा है, अनुसरण 2 ही आपके फॉलो करता है। क्या कह रहा है, मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा। ये कह रहा है कुछ जो आपकी बेग है वो जिप्स है और सभी जिप्स बेग हुए, तो कुछ आपके बेग भी जिप्स हुए, यानी कि कुछ हिप्स भी बेग हुए, तो यही लाइन इन्होंने उल्टी लिखी है, तो आप समझ सकते हैं। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है, इनमें कहा है कि आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना मैंने आपको सिखा रखा है, आता होगा। ये होता है रिपोर्टेड, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नेरेशन, किसी भी टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है। इनके 4 नाम हैं लेकिन एक ही टॉपिक होता है। इसमें देखिए ये वाला होता है, इसे आपको चेंज करना होता है जब भी सेंटेंस लेट्स से शुरू हो। मैंने आपको लेट्स का नियम अलग से करवा रखा है। लेट्स से जब भी सेंटेंस शुरू हो तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने अलग से आपको बता रखा है। उसमें होता है कि आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग सजेस्टेड, ऑर्डर्ड ये आपको लगाने होते हैं। ये डेजी सेड, तो डेजी तो लिखेंगे आप क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट है, तो डेजी लिख दिया, डेजी सही है। फिर आपके ये सजेस्ट किया है या रिक्वेस्ट की है, क्या किया है, तो इन्होंने कहा लेट्स गो एंड हैव सम टी, यानी कि चलिए चलते हैं और कुछ चाय पीते हैं, चाय पीने के लिए कहा, यानी कि एक सजेशन है। तो आपके सजेस्टेड वाला ऑप्शन सही होगा, इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है इन्वर्टेड कोमा को कन्वर्ट किया डेट में, तो ये मैंने लिखवाया आपको डेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लेट्स होता है ना, इसे बोलते हैं ये आपकी कन्वर्ट हो जाता है वी शुड में। यदि यही नियम आपको पता होता ना, तब भी आप एक के ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें वी शुड किया हुआ है, लेट्स आपके वी शुड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड हैव सम टी आपके सेम रहेगा, तो ये आपकी कन्वर्ट हो गया। शुड के बाद वर्ब की, यानी कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो आपको चेंज नहीं करना है, तो ये आपके बनेगा डेजी सजेस्टेड दैट वी शुड गो एंड सम हैव सम टी, ये आपने कर दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इस विकल्प में जो लुप्त पद है उनकी ज्ञात करनी है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, डी ए सी तो बदल दिया है आपकी, फिर हो गया है एफ ई एच, फिर एच आई ओ, फिर जे एम छोटा और यू, ये चेंज हो गया है। तो इससे क्या हुआ है कि ये हुआ है, तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा इस प्रकार से हुआ, डी को एफ में किया है। डी के बाद क्या आता है ई, यानी कि एक छोड़ दिया। फिर ए के बाद ई, यानी कि देखिए कितने छोड़े हैं, ए के बाद आपके छोड़ा है बी सी डी, यानी कि 3 छोड़ दिए। फिर सी के बाद एच, यानी कि डी ई एफ जी, 4 छोड़ दिए। वैसे ही आगे एफ से एच लिखा है, यानी कि 1 छोड़ दिया है। कितने छोड़े हैं, 1, कि जी छोड़ दिया, एच लिखा है, यानी कि शुरू में 1 छोड़ रहा है, फिर 3 छोड़ रहा है, फिर 4 छोड़ रहा है। यही हम करेंगे। देखिए आपको ये इससे आगे बढ़ाना है, जे एम यू, जे एम यू, यानी कि जे ये रहा एम यू, जे के बाद 1 छोड़ेंगे, के छोड़ दिया, एल लिखना है, एल से सेंटेंस 2 शुरू हो रहे हैं। फिर एम के बाद आपको 3 छोड़ने हैं, कितने, 3 या 4 जो भी थे मुझे पता नहीं है, ये भूल गया हूं मैंने पहले लिखे थे, आप वीडियो को देख सकते हैं। एम के बाद देखिए क्या छोड़ेंगे आप, एन ओ पी, 3 छोड़ दिए, फिर आपको क्यू लिखना है, और फिर आपको छोड़ने 4, यू के बाद 4 छोड़ेंगे तो वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस प्रकार से आपको 4 छोड़ने थे क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यही आपके जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, इसे आपको कर लेना है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे पढ़कर आपको ये क्या करना है, ऑप्शन नंबर ई की जगह कुछ भरना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़कर कर सकते हैं, या नेगेटिव मार्किंग हो तो मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन यदि आप पास होना चाहते हैं एग्जाम में सिर्फ, तो उस टाइम छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको पढ़ना है, तो इससे पहले वाला पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ूंगा। इसमें ओपोजिंग गाइड मैन शेक हैंड्स एंड द बोर्डर गेट्स रोल शट फॉर द नाइट, यानी कि इस प्रकार से सेंटेंस आपको पढ़कर जो सुटेबल लगे वो पढ़ना है। यहाँ आपके कर्टली आएगा, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त रूप से या फिर एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जिसे आप कह सकते हैं शॉर्ट रूप से। तो इन्होंने कहा है संक्षिप्त रूप से कि ओपोजिंग गाइड मैन, उसके बाद कर्टली शेक हैंड्स एंड द बॉर्डर गेट्स रोल शट द नाइट, इस प्रकार से आपके आएगा। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, बहुत कम एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा था कि मेक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड
ओलंपिक्स 2022 किसने जीता? तो आपकी मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। और ये एक प्रकार से कार रेसिंग का गेम था जिससे इन्होंने जीत लिया है और 110 नंबर से मैच जिताया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 एग्जाम में आ जाता है। अपवाद की तरफ से CPRI आपका सबसे बड़ा है जो सबसे टफ क्वेश्चन देता है और इतना क्वेश्चन टफ देता है कि एग्जाम पर बच्चा टाइम पर नहीं कर पाता। आगे देखिए क्वेश्चन है, अमरीश और अनीसा की वर्तमान आयु का औसत 28 है। मैंने जब भी कहा है अमरीश को मैं A मान रहा हूं, अनीसा को B मान रहा हूं, तो मैंने कहा है कि A + B औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्या कितनी है? 2 जने हैं, 2 बराबर दे रखा है 28 वर्ष। इधर 2 से गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा कितना? A + B = 56। यानी कि कहना चाह रहा है कि अमरीश और जो आपकी अनीसा है इन दोनों की उम्र को जोड़ते हैं तो 56 आता है। ठीक है, हमें लाइन पता है। लास्ट में इन्होंने कहा अमरीश की आयु 7 वर्ष पहले 23 वर्ष थी, यानी कि 7 साल पहले 23 थी, आज 7 वर्ष जुड़ गया है, यानी कि अमरीश हो गया 30 वर्ष का। हमें पता है अमरीश और अनीसा की उम्र अभी कितनी है? 56 वर्ष है। और अमरीश की हमें अभी पता चल गई 30 वर्ष है, तो हम इसकी अनीसा की निकाल सकते हैं ना 56 में से माइनस करके, तो हम कहेंगे B की अभी उम्र है वो 26 साल है। क्या लाइन समझ आई? अमरीश अभी 30 साल का है और अनीसा अभी 26 साल की है। ये बात आपको समझ आ गई। अब आगे क्या कह रहा है? 22 वर्ष बाद अनीसा की उम्र, अभी इसकी 26 है तो 22 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी 48 वर्ष। यानी कह रहा है कि 48 वर्ष की जब अनीसा होगी तो वह अपनी बहन अमृता की वर्तमान आयु का 1.5 गुना हो गई। तो देखिए अमृता की मान लेते हैं X वर्ष है, इसका 1.5 गुना आपकी क्या होगी? 48 वर्ष की ये अनीसा हो जाएगी 22 वर्ष बाद। यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा? 48 में इसका भाग देंगे यानी कि आएगा 32 साल। अभी अमृता की आयु हमारे पास क्या आ गई है? 32 साल। अमरीश की आई है हमारे पास 30 साल की उम्र, अनीसा की आपकी आई है उम्र आपकी कितनी? 26 साल वर्तमान एज, और x की यानी कि अमृता की उम्र आई है हमारे पास 32 वर्ष, अभी ये वर्तमान उम्र है। अब देखिए क्वेश्चन हम पूछा है अमृता और अनीसा की वर्तमान आयु का औसत क्या होगा? तो अमृता की मैंने कहा कितनी होगी? 32 वर्ष, और अनीसा की कितनी होगी? 26 वर्ष। इनका औसत निकालना है तो 2 से भाग करेंगे, इनकी संख्याओं का योग बटे संख्या, और अब आप जोड़ दीजिए, आप कहेंगे 8 और 5 58/2 यानी कि 29 वर्ष आपकी ये औसत। ये रहा राइट आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है, बस आपको एवरेज वाला चैप्टर पढ़ लेना है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कन्नौज पर गजनी के महमूद ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो याद होगा 1018। अब देखिए मैं पूरा आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं। भारत को मुस्लिम आक्रमण का सामना करना पड़ा 10वीं शताब्दी के अंत में, और इस समय के दौरान राम आपके राज्यपाल कन्नौज के शासक थे। ये उनके शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था, और ये सन था आपकी 1080 AD। कन्नौज पर गजनी के मोहम्मद ने 1080 में आक्रमण किया। फिर आपकी 1-2 बातें और है वो आपको पढ़ लेनी है, यहां से इंपॉर्टेंट जो आपको लगे वो आपको पढ़ लेनी है। आगे बढ़ते हैं, 1080 याद कर लीजिए। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 49 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को एक पंक्ति में बिठाकर, यानी कि बच्चे हैं एक पंक्ति ये बन गई, इनमें बिठाकर आमना को लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, मैंने आपको बताया है। इस साइड से आमना को बिठाया 9वें नंबर पर, ये 9वें नंबर पर बैठी है आमना A से। फिर ये आपकी राइट साइड से कामना बैठी है 13 नंबर पर। ये लोग मैं कह रहा हूं कि 13 नंबर पर आपकी इधर से बैठी है, ये वाली इधर से बैठी है, ये आपकी कामना। यदि उनका स्थान बदल दिया जाए, यानी कि आमना की जगह कामना और कामना की जगह आमना आ जाती है, तो अब क्या है स्थान बदल दिया जाए तो आमना लेफ्ट ओर से क्या हो जाएगी 18वें नंबर पर हो जाएगी। पहले जो 9 नंबर पर थी अब वो इधर से 18 नंबर पर आ गई है। तो पंक्ति में कामना की राइट साइड से दशा बताइए, यानी कि कितने नंबर पर आ गई है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि इधर से 9 नंबर पर है, उधर से आपके 13 नंबर पर है, यानी कि अब कह रहा है इधर से 18 होगी, पहला 9 थी अब 18 होगी, यानी कि बीच में 7 जने और हैं, 7 जने और हैं। यानी कि आपको इधर से क्या करना है, जो 13 थे पहले 13 नंबर पर थी और बीच में 7 और एक की 8। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखिए ये कह रहा है कि ये इस प्रकार से लाइन है, इसमें इधर से आपके 9वें नंबर पर आमना है और इधर से आपके 13वें नंबर पर राइट साइड से कामना है। अब इसको दिशा बदल दिया है, अब इधर कामना आ गई है,
आमना आ गई है, जो अब इधर से कितने 18वें नंबर पर है, ये 18 नंबर पर है। पहले 9 थी, अब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मैं यहाँ बना रहा हूँ और ये 18 नंबर हो गई है ना, 18 हो गई। तो अब ये कह रहा है कि इधर से कामना की स्थिति यहाँ होगी, कामना कितने नंबर पर है। अब देखिए 13 तो ये थी, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि 22 नंबर पर आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल बच्चे पूछे तो आपको देख लेना, टोटल आपके 30 बच्चे हैं, क्योंकि 13 बच्चे ये रही, 9 बच्चे ये रही। 13 और 9 आपके कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 22, और बीच में आपके कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, क्योंकि 9 से 18 हुआ है, यानी कि 8 बच्चे हैं, यानी कि आपके 30 बच्चे टोटल है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर, 60 क्वेश्चन है, मैं आपको आज ही कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें आपको सही भरना है वर्ड, करेक्ट वर्ड आपको भरना है। तो आप कहेंगे क्वेश्चन है टफ, आपकी है टू ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, यानी कि वह मेनी टाइम्स बहुत बार फेल हो गया। ही इज स्टिल ट्राइंग, वह अभी तक प्रयास कर रहा है। टू अचीव सक्सेस, यानी कि सफलता पाने के लिए। हिट्स इज आपकी कमांडेबल, तो इसमें आपके क्या है, सबके मतलब पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है निर्णय, उसका निर्णय है वो आपकी निर्णय सही है, या फिर आपकी उसकी ये होती है, इसे बोलते हैं आपकी प्रिजवरेंस। इसका मतलब होता है आपकी दृढ़ता, यानी कि वह दृढ़ है, दृढ़ निश्चय है उसे बोलते हैं, यानी कि एकदम उसका दृढ़ निश्चय कि उसने ठान ली है। और ये आपको फ्रीडम यानी आज़ाद, इस प्रकार से इसको करना है। तो यदि मीनिंग पता है तो आप कर पाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 51 नंबर, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आपके निकालना है। रीजनिंग का यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गलत अक्षर समूह कौन सा है। तो आप देखिए PCD QEF, अब देखिए ये आपके QEF देखते हैं कैसे आया है। तो P के बाद Q, C के बाद D आना चाहिए, छोड़ दिया है। देखिए यहाँ क्या किया है, P के बाद Q लिख दिया, CD यहाँ लिख दिया और EF यहाँ लिख दिया, यानी कि अगले लिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए VGH और SIJ, यहां अब क्या आना चाहिए, QEF आ गया है ना, तो उसके बाद देखिए Q के बाद R आना चाहिए, R, EF के बाद क्या आता है GH, तो GH आना चाहिए, नहीं आया है, यानी कि यही गलत है। ये आपकी VGH गलत है। Q के बाद देखिए GH तो लिखा है लेकिन V नहीं लिखा है ना। Q के बाद क्या आता है, R आता है, तो R लिखना चाहिए था। फिर देखिए V के बाद यहाँ आपके मिसप्रिंट है, आर आना चाहिए था। फिर इसके बाद देखिए वी की जगह हम आर करते हैं, आर जी एच करते हैं, तो आर जी एच के बाद इन्होंने लिखा है एस आई जे, तो ये सही लिखा है। जी एच, एच के बाद आई जी आता है और आर के बाद एस आता है, यानी कि सारे मिस सही है, लेकिन क्यू जी एच की आपके वी जी एच की जगह आर जी एच आना चाहिए था। आप कर देंगे ऐसी क्वेश्चन पढ़कर। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है, बाद में करेंगे, इसमें लंबा फॉर्मूला लगाना है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको ही कमेंट करना है कि वॉइस परफेक्ट है या ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मैंने माइक लिया है तो इसमें आपकी वॉइस आपको बतानी है कि पहले से बेटर है या फिर पहले से घटिया है। चेंज करवा सकते हैं, एक्सचेंज का ऑफर है तो करवा लेंगे यदि प्रॉब्लम हुई तो। इसमें आपकी क्या रखा है कि ये घड़ियों का आपको पाई चार्ट दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन नीचे पूछा है ये आपके महीने में बिकी हुई घड़ियां हैं, और क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि ये है आपके बेची गई घड़ियों की संख्या और ये दीवार घड़ियों की संख्या है। तो इसमें कहा है मार्च महीने में बेची गई कुल घड़ियों की संख्या आपकी फरवरी में बेची गई कुल घड़ियों की संख्या से 25% अधिक है। तो मार्च महीना ये रहा, इसमें कुल घड़ियां कितनी बिकी हैं, तो आपके देखना है कि ये 142 घड़ियां हैं, ये आपकी कलाई घड़ियां हैं, और ये 78 है, ये आपकी कितनी है, तो ये आपकी है वो दीवार घड़ी। तो टोटल आपकी कितनी बिकी है, तो आप कहेंगे 220 घड़ी टोटल बिकी है। ये कह रहा है मार्च में जितनी घड़ियां बिकी है यानी कि 220 बिकी है, वो फरवरी में जितनी बिकी है यानी कि फरवरी में मान लेते हैं एक्स बिकी है, क्योंकि वही पूछा है कि फरवरी में कितनी बेची गई है, तो एक्स मान लेते हैं। और वो कितनी है कि बेची गई घड़ियों की 25% अधिक है, यानी कि एक्स का जो 25% है वो आपकी अधिक है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि ये कर देंगे हम 1/4, और जब 1/4 को सोल्व करेंगे तो आपके आ जाएगा 5x, यानी कि 4x प्लस 5 मैंने शॉर्ट में कर दिया, 5x बट्टे आपके कितना आ जाएगा 4, 5x बट्टे 4 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर मैंने ये सारा एक साथ ही कर दिया है।
आप समझ रहे होंगे मैंने कैसा किया है। 5x/4 बराबर आपके 220। 220 को इधर गुणा करेंगे, फिर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 220 इंटू आपकी क्या हो जाएगा 4/5। अब आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए और ये आपके 176 आ जाएगा। यही आपको कैलकुलेशन करनी है, बस मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। और इसमें भी क्या है कि b की जगह कौन सा वर्ड आएगा ऐसा पूछा है। बी की जगह यहां कौन सा वर्ड आएगा, तो इन्होंने लिखा है रिवील स्क्वाड ऑफ यूनिफॉर्म द सोल्जर। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके स्प्लेंडिडी। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, बस मतलब पता है तो आप कर देंगे शान से। इसका मतलब होता है शान से, ये होता है ग्लाइडली यानी कि खुशी से। इस प्रकार से आपके वर्ड आएगा, आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। जो मैं अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना उन्हें मैं डीपली पढ़ाता हूं ताकि आगे जब भी आई तो आप कर दें। ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ट्रिक तो है नहीं बताने की कि मैं आपको बताऊं। ब्रिक्स देशों में एस का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स ये आपसे पूछता है कि इनमें एस का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है। ये ऐसा पूछ सकता है कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ब्रिक्स में देखिए आपसे ये पूछेगा कि ब्रिक्स में एक तो होता है ब्राजील। ब्राजील बी से मतलब पूछे तो आपको ध्यान रखना है ब्राजील। आर से मतलब पूछे तो आपको ध्यान रखना है रूस। आई से मतलब ध्यान रखिए यानी कि इंडिया यानी कि भारत। इंडिया यानी कि भारत। फिर आपके सी से आपसे पूछे तो सी यानी कि चीन। और एस का मतलब होता है आपके दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। वही आपको एस का मतलब पूछा है तो साउथ अफ्रीका। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। फिर आपके पूछा है निम्न में से कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किससे हुई है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर राज्य बना 1853 में। ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का क्या है वो आप बताएंगे। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और केरल का क्या है कथकली। तो ये आपको डांस याद रखने हैं। अब देखिए इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं ट्रिक बता देता हूँ कैलकुलेशन कैसे होगी। कैलकुलेशन आपकी सिंपल है। इसमें पूछा है आपको कितने 95 76 में आपको भाग देना है किसका 21 का। फिर जो भी आएगा उसको गुणा करना है आपके किससे, तो आपके आएगा 456। मैं लिख देता हूँ कितना आएगा इसमें भाग देने पर आपके आएगा 456। फिर 456 को गुणा करनी है किससे, वो गुणा करनी है आपको 462 में 42 का भाग देने पर 11 आएगा। उस 11 से आपको गुणा करनी है तो आप गुणा कर देंगे 11 को किससे 456 से। 4 5 6 से गुणा कर देंगे। फिर आपको जो भी आए उसे क्या करना है माइनस करना है किससे, आपके यदि गुणा करने पर आएगा 5000 आपकी कितना है 16 5016। इसे आपको माइनस करना है किससे, तो आप कहेंगे इसे माइनस करना है 563 गुना 8 कर दीजिए आपके 4504 आएगा। फिर आपको ये जो आ जाए ना इसमें से माइनस करना है तो आप कहेंगे माइनस कर देते हैं। किससे माइनस करना है 5016 माइनस आपकी क्या है 4504 यानी कि आपके आएगा 512। 512 को आपकी यहां मान लेते हैं क्वेश्चन मान की जगह हम मान लेते हैं x यानी कि 3x। तो इस 3x में आपको भाग देना है 3 का यानी कि आपके आंसर आ जाएगा आपके सामने। क्या करना है आपको 512 में ये करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शायद ये ना 3 नहीं दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है, x का क्यूब दे रखा है। तो अब आपको 500 का वो निकालना है, क्यूबिक रूट निकालते हैं ना वो वाला निकालना है। आपको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप निकाल देंगे आपके सामने आएगा 8 क्योंकि जब 8 इंटू 8 करते हैं तो 512 आता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। हम कर देंगे वो लिखा है वो हैज ब्रोकन दिस वेज। तो ये देखिए आपको क्या करना है पैसिव में चेंज करने के लिए आपको वो का सेंटेंस जब भी आए तो बाई वूम से शुरू करते हैं। ये मैंने रूल में आपको लिखवा रखा है बाई वूम। उसके बाद क्या लगता है इसके अकॉर्डिंग ही है आपके हेल्पिंग वर्ब आती हैं। हेज है हेव है क्या आएगा, तो अब आप कहेंगे बाई होम हेज ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यदि आपके प्लूरल होता तो हेव आ जाता। अब देखिए ये हेज आया है दिस वेज के अकॉर्डिंग क्योंकि ये जो आपका है ना वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट बन जाता है। तो यदि यहाँ आपकी कुछ चेयर्स होता तो हेव आ जाता। फिर आएगा आपकी यानी कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर आगे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम दिस वेज लिख दिया। उसके बाद ब्रोक की आपके थर्ड फॉर्म तो सेम ही होती है ब्रोकन। हेज हेव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और अब देखिए बीन क्यों आया है, आप कहेंगे बीन क्यों आया। जब भी एक्टिव सेंटेंस में हेज हेव हो
तो आपके पैसिव में हैज बीन हैव बीन हो जाता है। और यदि पैसिव में आपकी क्या हो, हैज हैव न हो, तो आपकी हैज हैव लग जाता है। वो आपको मैंने रूल आपको लिखवा रखे हैं, याद होंगे सारे रूल, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपके ये वाला सेंटेंस आएगा। हालांकि बीन 2-3 ऑप्शन में दे रखा है तो आप पहचान कर सकते थे। इसमें हेड क्यों नहीं आया, क्योंकि हेड आपकी हैज हैव का पैसिव होता है, उसमें हैज हैव ही रहता है। हेड तब होता है जब आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस होता है, उसमें टेंस चेंज हो जाती है। तो ये आपकी ये वाला क्वेश्चन था। अब देखिए एक और मैथ का क्वेश्चन है। लाइक शेयर कर दीजिए, टेस्ट सीरीज है उसका लिंक दे रखा है, कर लीजिए। और फ्रेंड सर्किल को शेयर जरूर करें, मेहनत बहुत करते हैं। आदान प्रदान करना है आपको, x और बराबर को आदान प्रदान करना है। x की जगह बराबर और बराबर की जगह x करना है। 4 की जगह आपको 5 करना है, 5 की जगह आपको 4 करना है। कर देते हैं। जो आपके ऑप्शन सही बैठता है वही आपको ध्यान रखना है। तो मैं करेक्ट आंसर वाले को ही आपको लिखूंगा। 19 - 20 भाग 5 की जगह आपको 4 करना है। 5 है जहां भी 4 करना है। इनटू आपकी 4 की जगह क्या करना है, यहां लिखा है 5 तो 5 की जगह हमें 4 लिखा है तो 4 की जगह 5 करेंगे। प्लस तो प्लस आपकी रहेगा +3 बराबर आपके 3। बराबर की जगह आपको करना है, जहां भी इनटू दे रखा है ना उसकी जगह आपको करना है बराबर, और बराबर दे रखा है वहां करना है इनटू। तो यहां आपके इनटू दे रखा था, ये रहा इनटू, तो इसे करेंगे हम बराबर, और 4 की जगह करेंगे 5 प्लस आपके करेंगे 3। अब बराबर की जगह करेंगे इनटू और 3। अब देखिए क्या सही बैठ रहा है। बोर्ड मास का नियम कहता है पहले भाग दो, तो भाग देंगे तो आप क्या आएगा 5। 19 में से 5 घटाएंगे तो आपकी क्या आएगा 14, यानी कि इसकी जगह आएगा 14। बराबर क्या है, गुणा करनी है पहले। 9 और 5 कितने होते हैं 14, यानी कि यही ऑप्शन है जिसमें 14 बैठ रहा है। और सारे ऑप्शन आप ट्राई कर लीजिए, गलत ही आएंगे, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते मैंने कम टाइम वेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन करवा दिया। शॉर्टकट आंसर देखकर आप पूरे ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हैं। दी गई आकृति में आपको दर्पण छवि बतानी है कि कौन सी दर्पण छवि। अब देखिए मैं आपको एम्बुलेंस का बताता हूँ, उसमें ए उसके बाद बी, इस प्रकार से एम्बुलेंस ऐसे लिखा मिलता है, ये आपने देखा होगा। तो आपके उल्टे हो जाते हैं अक्सर, यानी कि आर ऐसे हैं तो आपकी इस प्रकार से आर हो जाएगा। फिर 4 ऐसे हैं, यानी कि 4 कैसे हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऐसे, यानी कि उल्टे हो जाते हैं अक्सर। ये आपके दर्पण में बनते हैं, इसलिए एम्बुलेंस पर उल्टा नाम लिखते हैं। इसीलिए एम्बुलेंस पर जो लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है। तो यही आपका राइट आंसर है। इस बच्चे ने भी कर दिया तो आप भी कर जाएंगे। यहाँ से आपकी ट्रेड थ्योरी शुरू होती है। नॉन टेक पार्ट यहीं तक था, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। और बाकी क्वेश्चन कभी करवाएंगे। एग्जाम के बाद भी आपके बहुत सारे एग्जाम होने हैं, तो आप इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। टफ जो क्वेश्चन लगे उसे एग्जाम में छोड़िए, और बेस्ट ऑफ लक। हर शाम 6 बजे क्लास होती है, सब्सक्राइब करके रखें।